अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लेक्चर 14B को शुरू करते हैं। 14 का पार्ट बी। पार्ट ए में हमने प्रोविजनल असेंबली का ओवरव्यू देखा था। पाकिस्तान के जितने भी 4 सूबे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और पंजाब, और इनकी असेंबली में सीट्स कितनी हैं, माइनॉरिटीज़ की कितनी हैं, जनरल सीट्स कितनी हैं और ख़वातीन की सीट्स कितनी हैं। इनको हमने देखा था, इनका एक स्ट्रक्चर देखा था, और हमने ये बात की थी कि हम अगले लेक्चर में इन सूबों को अलग-अलग डिस्कस करेंगे, साथ में गिलगित और कश्मीर को भी डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान बेसिकली बनता ही इनके साथ है, यानी 4 सूबे हैं। गिलगित का रीजन है जिसको नॉर्थन एरियाज़ कहते हैं। फाटा भी एक रीजन होता था हमारा, लेकिन चूंकि वो KPK में मर्ज हो गया तो उसको आप कंसिडर नहीं करते। और हमारा इस्लामाबाद एक रीजन है जो अलग-अलग कंसिडर होता है। इसके अलावा कश्मीर, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं। गिलगित को पढ़ेंगे, हम आज़ाद कश्मीर को पढ़ेंगे, फाटा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं पंजाब की असेंबली। अच्छा, 4 सूबे। हम पंजाब की असेंबली पढ़ेंगे, फिर सिंध की पढ़ेंगे। अगर टाइम बचा तो बलूचिस्तान और उसकी भी पढ़ लेंगे, KPK। वरना एक असेंबली को पढ़ के हमें बाकी असेंबली समझ आ जाएगी। पंजाब चूँकि पॉपुलेशन में बड़ा सूबा है और सियासत का महवर भी वही रहता है। बल्कि ये कहा जाता है कि जो पंजाब में सीटें लेता है ज़्यादा, वही हुकूमत भी बनाता है, तो उसको पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा, सिंध चूँकि कराची जो पाकिस्तान को पालता है, पाकिस्तान का मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो कराची से ही आता है। हमारी जो बंदरगाह है, सी पोर्ट, वो भी कराची में ही है, जहाँ से हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह की जितनी भी तजारत होती है। द प्रोविजनल असेंबली ऑफ पंजाब इज़ अ यूनिकैमरल। ठीक है, ये बाई कैमरल नहीं है। बाई कैमरल कौन सी है? हमारी नेशनल असेंबली, क्योंकि उसमें अपर हाउस और लोअर हाउस है। जिसमें एक ही असेंबली हो उसको यूनिकैमरल कहते हैं। लेजिस्लेटर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब। और ये कहाँ लोकेट करती है? लाहौर में। द असेंबली वॉज, लाहौर में माल रोड एक इलाका है, वहाँ पे ये लोकेट करती है। The assembly was established under Article 106 of the Constitution of Pakistan as having a total of 371 seats. अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं कि इनमें 297 जनरल सीट्स हैं, 66 ख़वातीन की हैं और 8 रिजर्व हैं फॉर नॉन मुस्लिम्स। इस वक्त करंटली जो स्पीकर है वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, जो मुशर्रफ के दौर में CM रह चुके हैं पंजाब के, जिनका बड़ा मशहूर हो रहा है पढ़ा लिखा पंजाब, जो उनका एक स्लोगन था। डिप्टी स्पीकर जो हैं वो दोस्त मोहम्मद मज़ारी हैं, PTI से इनका ताल्लुक़ है। लीडर ऑफ हाउस CM जो है वह है सैयद उस्मान बुज़दार, साउथ पंजाब से इनका ताल्लुक़ है। और लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ का बेटा है हमजा शहबाज। इस वक्त सबसे ज़्यादा तादाद में जो पार्टी है वो PTI है, जिसकी 181 सीटें हैं। PMLQ की 10 हैं और PRH कौन सी है? सिपाही साहबा पाकिस्तान, जिसको PRH पता नहीं क्यों कहते हैं, ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा। PRH से बन क्या रहा है? अगर आप में से किसी को पता हो तो बताएं। PRH, क्योंकि ये तो सिपाही साहबा पाकिस्तान SSP बन रहा है, या रीनेम टू मिल्लत इस्लामिया, तो ये MI होना चाहिए। अच्छा, इनकी भी एक सीट है और ये गवर्नमेंट में शामिल है। अब मुझे ये नहीं पता कि सीट किसकी है ये, बहरहाल। और 4 इंडिपेंडेंट लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अपोजिशन के पास 172 सीट्स हैं। अच्छा, पंजाब की हुकूमत तो बड़ी नाजुक है, यानी सिर्फ 9 सीटों से बनी हुई है। और 9 में अगर ये PMLQ अगर हट जाती है, इनकी 10 सीटें, तो हुकूमत तो गई, क्योंकि 165 इनके पास है और 77 पीपल्स पार्टी एक दौर में पंजाब में भी लीड करती थी, और आज ये दौर है कि इनके पास सिर्फ 7 सीटें। तो ये इनके लिए कुछ कह सकते हैं कि लम्हा फिक्रिया है कि क्यों ऐसे इस नहज पे आ गई है कि इनके पास सिर्फ 7 सीटें, और इनके बड़े बड़े नाम जो हैं वो PTI में जा चुके हैं। तो हम इसको आगे देखते हैं। इसकी हिस्ट्री है द 2 स्टोरी असेंबली चैम्बर। ये 2 मंजिला इमारत है, इसके बारे में हमें मालूम करके कुछ फ़ायदा नहीं है। 1935 में कंप्लीट हो गई थी। शायरा कायद आज़म, जिसको माल रोड कहते हैं, वहाँ पे ये लोकेट करती है।
असेंबली का जो चैम्बर है, चैम्बर्स होते हैं सबके, जितने भी मेंबर होते हैं उनको एक कमरा अलॉट किया जाता है, जैसा कि वकीलों के चैम्बर्स होते हैं इसी तरह इनके भी होते हैं। पीपल्स हाउस, द मेंबर्स फर्स्ट रेजिडेंशियल हॉस्टल कॉल्ड पीपल्स हाउस। ठीक है, इसको इसकी स्पेलिंग देखें, PIPL, मतलब कहने को तो पीपल्स ही है, लेकिन इस तरह इनको कहा जाता है। ये उसी तरह है जिस तरह नेशनल असेंबली के बाहर पार्लियामेंट लॉजिस्ट है। फिर एडिशनल हाउसिंग वगैरह भी हैं, ये भी चीज़ें हमारे लिए यूज़लेस हैं जानना। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 106 बता चुके हैं, जो प्रोविजनल असेंबली के बारे में बात करता है। कौन बंदा मेंबर बन सकता है? मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी होना उसके लिए ज़रूरी है। आर्टिकल आइन का 113 कुछ शराइत बताता है। और मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी 25 साल का बंदा MPA बन सकता है। मस्ट बी ऑफ गुड करेक्टर एंड नॉट कॉमनली नोन एज द होल वायलेट इस्लामिक जंक्शन। ठीक है, उसका किरदार अच्छा होना चाहिए। मस्ट हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स। अब ये कभी जज करते हैं या नहीं करते हैं तो पता नहीं, लेकिन उसको इस्लाम की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज से मुराद कलमा तैयबा आना चाहिए, सूरह इखलास आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। मस्ट बी सैगेशियस, राइटियस, नॉन प्रॉफिकेट एंड ऑनेस्ट। ये वही आर्टिकल 62 और 63 वाली बात, सादिक और अमीन का जिस पे ठप्पा लगता है कि बंदे को जो है नेक नाम होना चाहिए। मस्ट हैव नेवर बीन कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम इन्वॉल्विंग मोरल टर्पुचाइट। किसी इस तरह के जुर्म में इन्वॉल्व ना हो जो कि बहुत ही कहते हैं कि हमारे यहाँ कहते हैं ना निचली हरकत या इंतहाई भयानक इकदाम, उस तरह के जुर्म में मुलविस ना रहो। इसमें आप कह सकते हैं कि कत्ल हो, रेप, इस तरह के केसेस उसमें ना हो। must have never after the establishment of Pakistan work against the integrity of the country or oppose the ideology of Pakistan। यानी जिस तरह अमेरिका में कोई सदर वो नहीं बन सकता, अगर बन भी जाए और पता चल जाए कि इसने कभी यहूदियों के ख़िलाफ़ कोई बात कही है, एंटी सेमेटिक रिमार्क्स दिए हैं, तो वो प्रेसिडेंशियल के लिए एलिजिबल नहीं होता। इसी तरह पाकिस्तान में अगर उसने आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ कभी भी कोई बात कही हो तो उसको आप बुनियाद बनाकर नाअहल कर सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। तो एक तो ये 7 पॉइंट्स ना हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके अलावा is of unsound mind and has been so declared by the competent court, यानी क्या है कि जहनी तवाज़ुन किसी का ठीक ना हो। is an undischarged insolvent। ठीक है, ये भी उसी तरह का है कि बंदे की फिटनेस मुश्तबी हो, मेंटल और फिजिकल दोनों। cease to be a citizen of Pakistan or acquire citizenship, अच्छा डुअल नेशनल नहीं आ सकते। holds an office of profit in the service of Pakistan, कोई ऐसा ऑफिस ओन करता हो जो मुनाफाखोर हो, तो वो जाहिर सी बात है उसकी फिर जाहिर सी बात है उसके ज़्यादातर तरजीहात फिर अपने बिजनेस पे ही होगी। इस प्रोपेगेंडिंग एनी ओपिनियन और एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिशियल टू आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, किसी ऐसे आइडियोलॉजी को फ़रोग दे रहा हो जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हो। हैज़ बीन, अच्छा ये जो हम पढ़ेंगे ये सारे असेंबलीज के लिए। हैज़ बीन convicted by a court of competent jurisdiction on a charge of corrupt practice। एक अदालत ने उसको किसी ऐसे जुर्म में इनकॉम्पिटेंट कहा कि ये बंदा इनकॉम्पिटेंट है, आइंदा किसी, जैसे नवाज शरीफ के बारे में फैसला दिया कि आइंदा कोई भी ओहदा ना ले, ज़िंदगी भर के लिए ना हिल के ना उनको। ही हैज़ बिन डिसमिस फ्रॉम द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, कभी उसको निकाल दिया गया हो पाकिस्तान के किसी महकमे में जॉब के दौरान। हैज़ बीन रिमूव्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड, इसी तरह रिटायर्ड करा दिया गया, जबरी रिटायर्ड जिसे कहते हैं। has been in service of Pakistan of any statutory body which is owned controlled by the government, कोई सरकारी अफसर भी नहीं बन सकता। is found guilty of a corrupt or illegal practice, करप्शन में पकड़ा गया हो। ठीक है, इस हवाले से मैं एक रिसेंटली एक वीडियो सुन रहा था। ये जुल्फ़िकार मक्सी, साबिक गवर्नर बलूचिस्तान, जो जल मक्सी कबीले के सरदार भी हैं, जहाँ पे जीप रैलियाँ वगैरह होती हैं, नादिर मक्सी जिनको अक्सर जीतते हैं, भाई हैं जिनके। तो वो खुद कह रहे थे कि आज मैं गवर्नर हूँ और हालांकि मैं नैब ज़दा हूँ, उस पर नैब के केसेस चल रहे हैं। तो ये चीज़ भी हमें सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान में जब आइन हमें ये चीज़ अलाउ नहीं कर रहा
तो क्या कुछ हो जाता है यहाँ पे, एक बंदा हाईएस्ट पोजीशन पे बैठ सकता है। और यही चीज़ें अगर आप देखें जिसमें कहा जा रहा है कि इस पर क्राइम ना हो, इस तरह के चार्जेस ना हो, तो आप लोग चलें, ये तो MNAs वगैरह ये प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा, सदर के लिए नहीं था। शायद यही वजह थी कि जरदारी साहब ने सदर बनने को तरजीह दी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते थे इन सब कन्विक्शंस के साथ, क्योंकि जेल में गुजारा है, उन पे चार्जेस थे बहुत सारे संगीन किस्म के। तो इसी तरह 13 पॉइंट है, वेदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन इज ट्रस्ट ऑफ हिम फॉर हिज बेनिफिट ऑफ हिज अकाउंट और एज अ मेंबर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैज अ शेयर और इंटरेस्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी वही है कि उसका कोई और मफाद कहीं जुड़ा बना हो। प्रिविलेजेस क्या है इसके, क्या क्या मफादात मिलते हैं इनको? आर्टिकल 66 और 127 बताता है इनको कि इनको क्या क्या मिलता है। फर्स्ट डे प्रोसीडिंग क्या होती है? ओथ लेते हैं, इसमें हलफ लेते हैं ये लोग, जिसमें अब आपको पता होगा कुरान पे हलफ लिया जाता है। स्पीकर उनसे कलमात बुलवाता है कि मैं पाकिस्तान के आइन का वफादार रहूँगा और फ़लाँ फ़लाँ। इसी तरह इसमें ख़त्म नबूवत की शिक है कि मैं उस ख़ातम नबीयीन पे को मानता हूँ, ये भी आइन के अंदर डाली गई है। इसकी तरह इससे पता चलता है कि कोई अहमदी फ़िरके का बंदा जो है वो असेंबली में नहीं आ सकता। बाकी रही बात, हाँ, वो अपने आप को माइनॉरिटी शो करके आ सकता है, जिसके लिए वो लोग तैयार नहीं है। नंबर ऑफ सेशंस एंड डेज ड्यूरिंग अ ईयर, ये बताता है कि असेंबली की जो सेशन है वो हर साल कम से कम 100 दिन ज़रूर होने चाहिए इसका इजलास, और ड्यूरेशन इसकी 5 साल की होती है। और क्या क्या मेथड है जिससे ये जिस तरह वो लग जाता है ना मार्शल लॉ वगैरह, इसी तरह गवर्नर राज लग जाता है, जो जरदारी के दौर में एक बार लग चुका है, जब शहबाज शरीफ CM था, उसकी CM शिप चली गई थी कुछ टाइम के लिए, और सलमान तासीर साहब थे उस वक्त गालिबन, जब उन्होंने गवर्नर राज नाफिज कर दिया था। नंबर ऑफ सेशंस बताए गए हैं। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ अ प्रोविंस CM के पास होती है। पावर एंड फंक्शंस, लिमिटेशंस भी हैं, इतनी ज़्यादा पावर नहीं दी गई है कि ऐसा लगे कि मुल्क ही चला रहे हैं। इसी तरह खैर बस मेन मेन पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। अब हम सिंध असेंबली का देख लेते हैं। सिंध असेंबली में बाकी बातें तो सेम है। इसकी सीटें हम पढ़ चुके हैं। इसके स्पीकर आगा सिराज दुरानी साहब हैं। अब इनके बारे में भी लोग कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये सिंध के स्पीकर कैसे बन गए, ये तो दुरानी कबीले से हैं, ये तो अफ़गानी सिंधी हैं, इनको नहीं बनना चाहिए, फना फना। आपको पता है किस तरह हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा चलता है। हालांकि ये दुरानी कबीला की बड़ी तादाद सिंध में मुकीम है। रेहाना लगारी साहिबा, जिनकी आज के दिन ज़बरदस्त लड़ाई भी हुई है हलीम आदिल शेख, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके साथ उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए हैं जिस पे सबने शोर मचाया, हंगामा माराई हुई है, नेट पे क्लिप बहुत चल रहा है वो। मुराद अली शाह जो है वो CM है, पिछली हुकूमत में भी वही थे, अभी भी वही है। 7 इनका हल्का है। 168 सीटें हैं, एक सीट खाली पड़ी हुई है जहाँ पे बाई इलेक्शन होना रहता होगा। 98 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं, तो पीपल्स पार्टी के पास तो समझें डबल से भी ज़्यादा, क्योंकि सेकंड बड़ी पार्टी PTI है जिसके पास MQM से ज़्यादा सीटें हैं। और एक ज़माना था कि MQM सेकंड बड़ी पार्टी होती थी। तो जो 30 सीटें हैं PTI की, वो पीपल्स पार्टी की डबल ट्रिपल, यानी 30 का डबल 60, 60 90, ट्रिपल से भी ज़्यादा है, 8 सीटें ज़्यादा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं बस पार्टी ने खुद हुकूमत कायम की हुई है। मगर अगर हम PTI की बात करें तो ना वफाक में उनके पास क्लियर मेजॉरिटी है और ना ही पंजाब असम्बली में। हाँ, KPK के अंदर उनके पास क्लियर मेजॉरिटी है, बाकी सब जगह उन्होंने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई है। सिंध की तारीख बहुत पुरानी है, सिंध असम्बली की भी, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी था। सिंध की तरफ से सबसे पहले पाकिस्तान की जो हमायत भी की थी वो उसमें GM सैयद साहब भी थे, और इसी तरह अल्लाह बख्श सोमरो जो उस वक्त के पहले CM गुजरे थे। असेंबली की बिल्डिंग मैं आप लोग को बता चुका हूँ, NGV कॉलेज, NGV स्कूल है जो, वो सिंध असेंबली की पुरानी बिल्डिंग है।
नई बिल्डिंग इसकी सिंध सेक्रेटेरिएट के बराबर में, हाई कोर्ट और सिंध सेक्रेटेरिएट के आगे। अगर आप आर्ट्स काउंसिल की तरफ या फाउंटेन चौक, फवारा चौक जिसे कहते हैं, तो उस तरफ आती है। प्रेस क्लब से भी करीब है। तो ये लिस्ट है। आगा सिराज दुरानी साहब अभी हैं, इनसे पहले निसार अहमद खुड़ू थे, फिर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह जो मुशर्रफ के दौर में रहे, और नवाज मिर्ज़ा एडवोकेट, गौस बख्श मेहर, अब्दुल रज़्ज़ाक खान, सैयद अब्दुल्ला शाह। ये जो स्पीकर रहे ना सैयद अब्दुल्ला शाह, ये मुराद अली शाह के वालिद हैं। ये सीएम भी रहे और स्पीकर भी रहे। और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एक चीज़ दिखाऊं कि ये आगा सिराज दुरानी है तो गलबन इनके वालिद हैं आगा सदरुद्दीन दुरानी। ये भी रहे 77 में, यानी ज़िया के आने से कुछ अर्सा पहले। गुलाम अली तालपुर, आगा बदरुद्दीन दुरानी, ये भी इन्हीं के कबीले के लग रहे हैं। और सैयद मीरान मोहम्मद शाह और दीवान भोज सिंह। क्वालिफिकेशन वही है, और बाकी डिस्क्वालिफिकेशन की शिक्के भी वही 13 पॉइंट्स हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब टाइम थोड़ा कम है। गिलगित के बारे में हमारा पढ़ना रहता है, आज़ाद कश्मीर के बारे में रहता है, और फाटा के। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, इनको तफसील से पढ़ते हैं ताकि हमें पता हो कि आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या। अभी देख लेते हैं टाइम, हाँ 4 मिनट है, तो इनको आराम से हम देखेंगे। फाटा को एटलीस्ट हम डिस्कस कर सकते हैं अभी। फाटा जो है वो अफ़गानिस्तान से, इसका मैप देख लेते हैं, पढ़ेंगे बाद में। अगर हम मैप में देखें, ये पाकिस्तान का मैप है, और जो निशान लगा हुआ जो रीजन है ना जहाँ पे माउस है, ये कश्मीर है, डिस्प्यूटेड एरिया। और ये लाल वाला जो है ये फाटा है। तो हम देखें तो ये जो है हमारा सबसे बड़ा एरिया, ये बलूचिस्तान का है, ठीक है। और ये ऊपर हमारा सारा अफ़गानिस्तान है। ये सिंध है, सिंध के पास पानी थोड़ा है, बलूचिस्तान के पास मकरान कोस्टल वे पूरी है, ठीक है। यहाँ पे गवादर जीवानी आते हैं। ये हमारा पंजाब है, और ये हमारा केपीके है छोटा सा। और ये जो छोटा सा एरिया है ऊपर का, ये नॉर्थन एरियाज़ है। और ये जो बीच का एरिया है, ये आज़ाद कश्मीर है। तो हमारे पास कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा है, उसके मुकाबिल इंडिया के पास एक बड़ा हिस्सा है, जम्मू और कश्मीर। ये दो अलग अलग हैं, दोनों को मिला के कहते हैं जम्मू और कश्मीर। तो ये फाटा का रीजन सारा अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे, और ये अंग्रेज़ों के दौर पे भी कबाइल सिस्टम था। तो ये इसको फाटा रिफॉर्म्स के ज़रिए, इनकी एक अलग पंचायत थी, जिरगा थी, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में इनको केपीके का हिस्सा बना दिया गया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे। और फाटा की बात करें तो एपी फ़कीर जो केपीके से बिलोंग करते हैं, शायद वो जानते हो, एक बड़ा नाम है उनका, और उन्होंने काफ़ी मज़ामत की। इसके अलावा हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अगर हम टॉपिक पढ़ लेते कश्मीर का तो फिर ज़रा अच्छा रहता इसको करने में, लेकिन बहरहाल आप लोगों को इसमें ये बताना है कि जैसे मैंने अभी आपको असम्बलीज़ का बताया, के पी की, सिंध की, पंजाब की, बलूचिस्तान की, वहाँ पे सीएम होता है। गिलगित में भी सीएम है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है। तो आप लोग क्या समझते हैं कि इंडिया में ने तो आर्टिकल 37A और 370A और 37 तो प्रोवोक कर दिया, और पाकिस्तान ने उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका सिवाय शोर शराबा के, ठीक है। आज भी 2 हफ्ते पहले जो है वो तजारत की बातें हो रही थी इंडिया से, इस मामले के बाद भी। और मोदी साहब ने जो है 23 मार्च को एक दोस्ती का पैगाम भेजा, तो वो सब भूल गए कश्मीर के बारे में और फ़ौरन उनको वेलकम किया। तो हम भी क्यों नहीं रिफॉर्म ले आते और कश्मीर से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ख़त्म करके यहाँ भी सीएम करें, और उसको अपना बराह रास्त रीजन डिक्लेयर कर दें। तो आप लोग क्या समझते हैं होना चाहिए? इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी हिस्ट्री मालूम होना ज़रूरी है, फिर आप लोग सही कमेंट कर सकेंगे। बहरहाल आप लोग अपनी राय दें कि कश्मीर का, क्योंकि अजीब सा लगता है सुनने में कि एक मुल्क है उसके अंदर प्रेसिडेंट है, फिर एक और प्रेसिडेंट है, या प्राइम मिनिस्टर के होते हुए एक और प्राइम मिनिस्टर है। तो
आपके ख्याल में होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर की बात ही और है, हिस्ट्री अलग है, इनका रीजन अलग है। 1949 के सीज फायर में हमने ये रीजन लिया था। या आप कहते हैं कि नहीं नहीं होना चाहिए? तो ये कमेंट करें आप लोग।